हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम जो है ना आज की वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के लिए जो आपका चैप्टर नंबर जो आपका 12 है, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक की मूलभूत अवधारणाएं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, और चैप्टर नंबर 13 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन के हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को है ना समझेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप समझते हुए चलेंगे, क्योंकि कोई चीज़ को यदि समझते हुए चलते हैं तो वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसको करते हैं और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आपको पूरे बने रहना है। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, चलो। तो दोस्तों पहले हम ना चैप्टर नंबर 12, चैप्टर जो 12 है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो है ना 12, ठीक है ना, इसके ऑब्जेक्ट को है ना हम कंप्लीट करेंगे समझ के एक एक चीज़ को, क्योंकि ये जो है ना ऑब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे तो एक से आप 10 टाइप के भी ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो आप उनको कर पाओगे। ठीक है ना, चलो। तो वैसे हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर समझेंगे, एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र C2H5O है। एक यौगिक है हमारे पास जिसका मूलानुपाती सूत्र क्या है, C2H5O। इसका अणु भार कितना है, 90 है। ठीक है, यौगिक का आपको सूत्र बताना है। ठीक है, यौगिक का आपको सूत्र बताना है, कहने का मतलब ये है कि यौगिक का आपको आणविक सूत्र बनाना। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र आपको दिया है और यौगिक का सूत्र मतलब इसका आणविक सूत्र आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप जानते हो जो मूलानुपाती सूत्र होता है, क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है। यदि हम इस मूलानुपाती सूत्र में n का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है आणविक सूत्र निकल जाता है। आप ये जानते हो, ये आप फर्स्ट यूनिट में ये चीज़ आपने पढ़ी थी, बोलो पढ़ी थी। मूलानुपाती सूत्र में n का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आणविक सूत्र निकल जाता है, ये जानते हो ना। ठीक है, अब भाई n क्या है, तो आप याद रखना n का मान अक्सर 2 रहता है। मैक्सिमम n का जो मान होता है वो कितना आता है भाई, 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। इतना आप याद रखोगे, n का मान कितना आता है, 2 आता है। ठीक है ना, तो n का मान अक्सर क्या होता है, 2 होता है। तो आपका जो सूत्र है यहाँ पर, ये जो आपको गिवन सूत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इसमें आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम C में करेंगे तो ये हो जाएगा C4, H में करेंगे तो ये हो जाएगा H10, और O में करेंगे तो ये हो जाएगा O2, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आप मैच कीजिए, यहाँ से कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है। ठीक है ना, चलो। तो यहाँ पर C4 H10 O2 ये वाला मैच हो रहा है तो आपका पहला सही होगा। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। अक्सर आप क्या करना, 2 ही मानना। ठीक है, चलो 2 ही से इसका है ना, n का मान अक्सर 2 ही होता है तो आप 2 का ही मल्टीप्लाई किया कीजिए जब मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र या किसी भी अणु का जो सूत्र है वो निकालना है। ठीक है ना, तो आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से। अक्सर आप 2 से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ें। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, एक पदार्थ में 80% कार्बन तथा 20% हाइड्रोजन है, वह पदार्थ क्या होगा। तो मेरे भाई आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, आपको फर्स्ट यूनिट में कुछ आपने न्यूमेरिकल किए थे परसेंटेज वाले। ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल तो बहुत लंबे थे, उसका क्या करें, क्या इतने लंबे हमें करना पड़ेगा, नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा तरीका आपको बताते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर आप ये तो जानते हो कि n बराबर क्या होता है, W/m होता है। मतलब n जो आपका होता है, n आपका क्या होता है, n क्या होता है मेरे भाई, n होता है आपका मूल संख्या। n क्या होता है आपका, मूल संख्या होता है। और n का फॉर्मूला क्या होता है, W/m। W क्या है, भार, और m क्या है, अणु भार। ठीक है, अब यहाँ समझना, यहाँ पर बोला है 80% कार्बन, 80% कार्बन। तो यहाँ पर 80% कार्बन दिया है, मतलब कार्बन का भार आपको कितना दिया है, 80। कार्बन का भार आपको कितना दिया है, 80 दिया है। और अणु भार, तो कार्बन का अणु भार कितना होता है, 12 होता है, तो ये 12 हो गया। ठीक है ना, इतना समझ गए, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करो, हाइड्रोजन के लिए देखो, इसको आप सॉल्व करोगे। जब 80 में 12 का मल्टीप्लाई 80 में 12 का भाग दोगे तो ये आएगा 6.6 आ गया ना। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का आपको कितना दिया है, 20%। तो हाइड्रोजन का यदि हम मोल की संख्या निकालें तो भार बटे
अणु भार। ठीक है, तो 20% दिया है, मतलब हाइड्रोजन का भार आपको कितना दिया है 20, और हाइड्रोजन का m मतलब अणु भार, तो हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है 1 होता है, तो 20 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 20 ही आएगा। कितना आएगा 20 ही आएगा। अब हम इसको हटा रहे हैं, देखो अब यहाँ देखना, जो कार्बन है इसके लिए आपका कितना आ गया मोल संख्या 6.6, और हाइड्रोजन है इसके लिए आपकी मोल संख्या कितनी आ गई 20 में 1 का भाग दिया तो कितना आ गया 20 आ गया। इतना हो गया ना, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर आप देखना, थोड़ा सा समझना चीज़ों को। देखो तो कार्बन के लिए कितना आ गया था 6.6, और हाइड्रोजन के लिए कितना आ गया था भाई 20 आ गया था। ठीक है ना। अब एक क्या किया करो, इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, तो इन दोनों में छोटी संख्या आप देखोगे तो 6.6 है, तो आपको इन दोनों में जो छोटी संख्या है उसमें उस संख्या से इन दोनों में भाग देना है। तो 6.6 छोटी संख्या है, तो 6.6 से इस भाग देना है और 6.6 से ही इसमें भाग देना है। तो 6.6 से कट गया तो कितना आ गया भाई आपका 1 आ गया। कितना आ गया आपका 1 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, और इसमें हम 6.6 से भाग देंगे तो पूरा भाग देंगे, तो पूरा भाग देंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो पूरा भाग देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। मतलब यहाँ से कहें तो कार्बन और जो हाइड्रोजन है इसका अनुपात कितना आ गया 1:3 आ गया। कितना आ गया 1:3। प्रोसेस को समझना, 1 कितना आ गया 3 आ गया। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ये बड़ा है, ठीक है, 1:3 आ गया, बट प्रोसेस को समझ जाओगे तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट आपसे बन जाएगा। तो 1:3 आ गया। अब देखना यहाँ पर समझना 1:3 आ गया, मतलब यहाँ पर कार्बन और एक सेकंड है ना, तो मतलब आपका जो है ना कार्बन और जो हाइड्रोजन है इसका अनुपात कितना आ गया 1:3। तो अगर हम देखें तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा C1H3 बनेगा, है ना। अगर हमें क्या चाहिए आणविक सूत्र चाहिए, क्या चाहिए आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र के लिए हम अक्षर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं 2 से। तो यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा C2 और ये बन जाएगा H6, और C2H6 जहाँ हो वो आपका आंसर होगा। तो C2H6 ये है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अभी 1-2 ऑब्जेक्ट ही हैं जो लंबे हैं मेरे भाई, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट आपको ईजी लगेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो तो समझ गए ना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ना वो भी इसी टाइप का है। अब यहाँ समझना, अगला क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है, बहुत बढ़िया से आप समझ लेना इसको पहले, ठीक है ना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो अब कार्बन कितना दिया है भाई 39.9, ठीक है, हाइड्रोजन दिया है 6.7 और ऑक्सीजन दिया है 53.4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है मूलानुपाती सूत्र याद करना है। केवल कौन सा सूत्र याद करना है मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र नहीं बताना है। यहाँ पर कौन सा सूत्र बताना है मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो देखो इधर हम निकालेंगे कार्बन, तो कितना दिया है 39.9, इसमें आप कार्बन का भार कितना है 12, तो 12 से भाग दे दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन का देखो तो हाइड्रोजन क्या है 6.7, इसमें भी आप क्या कर दो हाइड्रोजन के भार से भाग दे दो 1 से, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या है आपका 53.4, तो ऑक्सीजन का भार कितना है 16, इससे भाग दे दो आप, ठीक है। तो इससे भाग लगाएंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो ये आपका आ गया 3, है ना। 12 तिया 36, कितने बचे आपके 3 बचे। कितने बचे आपके भाई 3 बचे। तो 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 12 तिया 36, और फिर आपका 3 बचा तो 30, हाँ फिर आपका क्या बचा 3 बचा, तो मतलब फिर भी जाएगा 3 बार, तो मतलब सीधी सी बात। अब 39.9 में भाग देंगे तो 3.33 आ जाएगा, ठीक है। और 6.7 में 1 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 6.7 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ भाग देंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो इसके लिए भी आपका कितना आ जाएगा 3.33। अब यहाँ समझ लेना कार्बन का 3.33, हाइड्रोजन का 6.7, ठीक है, और जो है ना ऑक्सीजन का कितना आ गया 3.33। अब यहाँ समझना, ठीक है ना, थोड़ा सा आप इसको हटा रहा हूँ मैं, फिर से आपको इसको समझाऊंगा, क्लियर करूँगा, ठीक है। तो कार्बन कितना आ गया भाई 3.33, हाइड्रोजन कितना आ गया भाई 6.7, और ऑक्सीजन कितना आ गया भाई 3.33, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा है उससे भाग लगाना है, तो सबसे छोटा कौन है 3.33, तो प्रत्येक में आपको क्या करना है 3.33 से भाग लगाना है। एक गया एक आया, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड,
हाँ, इसमें भी आपको क्या करना है, 3.33 से भाग लगाना है, और इसमें भी आपको 3.33 से भाग लगाना है। तो इसमें भाग लगाओगे तो कितना आएगा, लगभग 2 आएगा। इसमें भाग लगाओगे तो लगभग कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कार्बन का कितना आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात कितना आया, 1:2 अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन कितना, 1, मतलब C1H2O बना आया सूत्र आपका, C1H2O बनाया है। ठीक है, तो आप देखिए C1H2O कहाँ है, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो C1H2O, तो देखो C1H2O ये है, C1 का मतलब होता है कुछ नहीं लिखा होता, तो ये है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, और अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिक है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बनिक यौगिक कोलतार। कोलतार जो है ना वो कार्बनिक यौगिक है। जो पेट्रोलियम है वो भी एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक पेट्रोलियम भी है और कोलतार भी है, तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्यूटा-1,2 डाइईन में होते हैं। तो जो ब्यूटा-1,2 डाइईन होते हैं इसमें sp, sp2, sp3 तीनों संकरण होते हैं, इसमें तीनों संकरण इसमें होते हैं। ठीक है ना, आप इसका सूत्र बना लेना और सूत्र बना के आप इसको निकालना, तो आप तीनों संकरण इसमें मिल जाएंगे। ठीक है ना। ब्यूटाडाइन का मतलब होता है ब्यूटेन-1,2 डाइईन, ब्यूटेन-1,2 डाइईन इसको लिखेंगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका एक यौगिक, ये आपका एक यौगिक है, इसका आपको IUPAC नाम बताना है। ठीक है ना, इसका आपको क्या करना है भाई, इसका आपको IUPAC नाम बताना है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम काउंटिंग यहाँ से करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, यही होगी काउंटिंग। अब देखो ये तो आपका कार्बन आ गया, कार्बन की श्रृंखला में आ गया, ये तो आपकी कार्बन की किस में आ गया, श्रृंखला में आ गया। ठीक है ना। अब कार्बन की श्रृंखला में आ गया तो ये बच्चा जो है वो क्या है, समूह, तो 3 पे जुड़ा है समूह, तो 3 मेथिल हो जाएगा, 3 मेथिल हो जाएगा, और 5 कार्बन है तो आपका पेंट हो जाएगा। और देखो 2 पे क्या लगा हुआ है, इन, डबल बॉन्ड लगा है ना, तो 3 मेथिल पेंट 2 इन, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, उसके बाद आगे इसने बोला है कि लिखा है Cl3C CH2CHO, सूत्र का IUPAC नाम। देखो इसका हम IUPAC नाम आपको बताते हैं बहुत आसानी से, थोड़ा चीज़ों को समझना। ठीक है, ये लिखा है, इसको हम तोड़ के, जो आपको ये लिखा है ना इसको हम तोड़ के बता रहा है। देखो C लिख लेना, अब इसमें Cl 3 है तो 1 1 और 1 इधर जोड़ देना। ठीक है, 1 इधर जोड़ देना, 1 इधर जोड़ देना, 1 इधर। ठीक है, फिर आपका ये C तो है ही। ठीक है, फिर क्या है CH2, तो ये आपका रहा CH2, और फिर इससे क्या जुड़ा है, CHO जुड़ा है। बोलो जुड़ा है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटिंग आप यहाँ से कर देना, 1 2 और ये 3, तो आप देखो 3 पे 3 Cl जुड़े हैं, 1 2 और 3 जुड़े हैं ना, बोलो 3 पे 3 जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे क्या जुड़ा है, अल जुड़ा है, तो आपका क्या लिखोगे, 3 ट्राइक्लोरो, और ये आपका 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोपेन, और 1 पे क्या जुड़ा है, अल, तो प्रोपेन 1 अल या प्रोपेनल, तो 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेनल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से आप समझ गए होगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से आपका इसका IUPAC नाम ये हो गया। नेक्स्ट है, एनिलीन को साधारणतः इस विधि द्वारा, जो एनिलीन है, अब यहाँ ध्यान रखना, जो एनिलीन है उसको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो एनिलीन को हम भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल एवं कुछ विघटन के साथ 290 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ग्लिसरॉल कुछ विघटन के साथ, कुछ पदार्थों के साथ 290 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अशुद्ध ग्लिसरॉल को शुद्ध किया जा सकता है। जो अशुद्ध ग्लिसरॉल है इसको शुद्ध हम कौन सी मेथड के द्वारा करते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो अशुद्ध जो ग्लिसरॉल है इसको शुद्ध किया जाता है निर्वात आशवन मेथड द्वारा, निर्वात आशवन मेथड द्वारा, याद रखोगे, निर्वात आशवन मेथड द्वारा। ठीक है ना। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है, लैग सैने, ठीक है, लैग सैगने परीक्षण में नीला या हरा रंग प्राप्त होता है इस यौगिक के बनने के कारण। मतलब जो लैगने से परीक्षण होता है इसमें नीला या हरा रंग प्राप्त होता है, किसके कारण प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, सही आंसर बताना है। ठीक है, तो 11वां है हमारा। तो आपको हमेशा याद रखना, जो लैक्सैग्ने परीक्षण में नीला या हरा रंग होता है वो आपका इसके कारण होता है, Fe4 FeCN का होल 6, Fe4 FeCN का होल 6, इसके कारण नीला या हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक के गुणात्मक विश्लेषण के लैक्सैग्ने परीक्षण में सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड के साथ बैंगनी रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। अब देखो, नीला या हरा रंग इसके कारण होता है, Fe4 FeCN के होल 6 के कारण। अब बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति के कारण प्रकट होता है? अब बैंगनी रंग के बारे में आपसे पूछा है, तो बैंगनी रंग आपका है ना गंधक के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? गंधक के कारण होता है। नाइट्रोजन और सल्फर का एक साथ गुणात्मक परीक्षण करने में रक्तिम लाल रंग का यौगिक है। रक्तिम लाल रंग का यौगिक क्या है? नाइट्रोजन और सल्फर का हमें परीक्षण कर रहे हैं गुणात्मक, तो इसमें रक्तिम लाल रंग का यौगिक क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना है। तो रक्तिम लाल रंग का जो है ना वो यौगिक है वो आपका FeSCN का होल 3। ठीक है, मतलब ये आयरन थायोसाइनाइड है, आयरन थायोसाइनाइड है, ये आयरन थायोसाइनाइड। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक में तत्वों का मात्रात्मक आकलन जेल्डोल विधि का उपयोग निम्न में से किसके आकलन में किया जाता है? मतलब एक जेल्डोल विधि होती है, तो जेल्डोल विधि का आकलन किस पदार्थ के आकलन के लिए करते हैं, आपको ये बताना है जेल्डोल विधि। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 14वां है। ठीक है, तो इसका आंसर है जेल्डोल का हम करते हैं नाइट्रोजन के लिए, किसके? नाइट्रोजन परीक्षण के लिए जेल्डोल का यूज़ किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में सल्फर की मात्रा ज्ञात करते हैं उसे H2SO4 में बदलकर। कोई भी आपका कार्बनिक यौगिक है उसमें सल्फर की मात्रा ज्ञात करना है तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करना है, उसका बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा भाई क्या है? 16 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाँ, हैलोजन के आकलन में कैरियस विधि में किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो कैरियस मेथड है इसमें आपका किया जाता है HNO3 और AgNO3 का। कैरियस विधि में HNO3 और AgNO3 का उपयोग किया जाता है। ड्यूमा विधि से कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के आकलन में अंत में यह गैस एकत्र होती है। मतलब ड्यूमा विधि होती है उसमें कौन सी गैस बनती है, आपको ये बताना है। कौन सी विधि? ड्यूमा विधि, तो उसमें नाइट्रोजन गैस बनती है। अब आपके पास ये यौगिक है, इसका आपको IUPAC के नाम बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो Br आपका यहाँ लिखा हुआ है इसको आप यहाँ ऊपर या नीचे लिख लो और इसका IUPAC नाम बता दो, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, 2 ब्रोमो और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। ठीक, तो जब कोई यौगिक जुड़ा हुआ होया करे तो आप उसको क्या किया करो, तोड़ लिया करो। जुड़ा हुआ होया करे ना तो आप उसको तोड़ लिया करो। ठीक है ना। चलो आगे है हमारा 19वां, खाली स्थान कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी है। तो आपको ध्यान रखना है, जो तृतीय कार्बोकैटायन होता है वो सबसे अधिक स्थायी होता है, तृतीय कार्बोकैटायन। तो तृतीय कार्बोकैटायन ये है, बाकी ये जो ऑप्शन है वो आपके गलत हैं। ठीक है, तृतीय कार्बोकैटायन है वो सबसे अधिक स्थायी होता है। ठीक है ना। अब हमारे रिक्त स्थानों पे बात करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है, कार्बोकैटायन में केंद्रीय कार्बन परमाणु का खाली स्थान रहता है। तो जो कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बोकैटायन में केंद्रीय कार्बन परमाणु कौन से संस्करण में रहता है? तो आप समझ सकते हो, केंद्रीय कार्बोकैटायन में केंद्रीय जो परमाणु है वो sp2 संस्करण में रहता है, क्योंकि कार्बोकैटायन 3 बॉन्ड के साथ होता है, 3 संयोजकता होती है तो उसमें sp2 संकरण होता है। नेक्स्ट है, बेंजोइक अम्ल को खाली स्थान द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो बेंजोइक अम्ल है इसको किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है भाई? ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर आप लिख देना ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है ना। चलो आगे, एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिक में पाई जाने वाली समावयवता। यहाँ बोला है एक ही वर्ग के कार्बनिक, मतलब एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिक हैं तो उनमें कौन सी समावयवता पाई जाती है? तो उनमें पाई जाती है मध्यावयवता। ठीक है, मध्यावयवता, तो आप लिख देना मध्यावयवता। ठीक है ना। चलो अगला है, फ्रीऑन कार्बनिक पदार्थ जिसका उपयोग वायु प्रशीतकों तथा रेफ्रिजरेटरों में होता है उसका नाम क्या है? तो फ्रीऑन क्या है? फ्रीऑन का जो नाम है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप ध्यान रखना CFC, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और इसका जो संरचना सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है इसका CF2 और Cl2, CF2 और Cl2 इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। चलो, यौगिकों में तत्वों का सरलतम अनुपात, यौगिकों में तत्वों का कौन सा सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। आपको पता है ना, सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र, और वास्तविक अनुपात कौन सा, आणविक सूत्र कहलाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, दो पदार्थों को पृथक करने का प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, हाँ प्रभाजी आसवन नहीं, प्रभाली क्रिस्टलन विधि, ठीक है ना। खाली स्थान, एक सेकंड छोटा करते हैं इसको, ठीक है। खाली स्थान, एक सेकंड, यहाँ पर ये बोला है खाली स्थान, तो के अंतर पर निर्भर करती है, ठीक है। खाली स्थान क्रिस्टलन विधि, नो, दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टलन विधि जो है ना, वो विलायक के अंतर पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है विलायक, यहाँ पर क्या होगा आंसर में, विलायक के अंतर, यहाँ पर लिखा हुआ है पर निर्भर करती है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर निर्भर करती है, ठीक है। तो विलायक के अंतर पर निर्भर करती है, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक पदार्थ में 80% कार्बन तथा 20% हाइड्रोजन है, उसका मूलानुपाती सूत्र, तो ये तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पहले हमारा सही विकल्प में आया था, तो C2H6 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया, यदि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, आपको ध्यान रखना है एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, एसिटिलीन जिसका सूत्र होता है C2H4, ठीक है ना, सॉरी C2H2 जिसका सूत्र क्या होता है C2H2। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराने से एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है और जिसका सूत्र क्या है C2H2, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा अगला है क्वेश्चन, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमारा ये है RCONH2, एक RCONH2 क्या है, एक क्या है, तो ये आपका एमाइड है, क्या है ये, एमाइड, ठीक है। तो RCONH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, ठीक है। मार्स गैस में मुख्यतः क्या होती है, CH4 होती है, ठीक है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो क्या होती है, तो वो वितरण नियम पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिख लेना वितरण, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित है, वितरण नियम पर आधारित है। और यहाँ पर बोला कॉलम मतलब स्तंभ, क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित है, तो स्तंभ जो क्रोमेटोग्राफी है वो अधिशोषण पर आधारित, ठीक है, अधिशोषण पर आधारित है, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी वितरण नियम पर आधारित है और कॉलम स्तंभ क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिलीन का शुद्धिकरण, जो एनिलीन है, इस एनिलीन का शुद्धिकरण हम किसके द्वारा करते हैं, तो एनिलीन का शुद्धिकरण हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कौन सी विधि द्वारा करते हैं, भाप आशवन विधि, ऑब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं ना हम, तो यहाँ पर लिख देना भाप आशवन विधि, भाप आशवन विधि द्वारा, ठीक है ना। चलो अगले ऑब्जेक्ट पे बात करो। 14, हैलोजन के परीक्षण से पूर्व सोडियम निष्कर्ष विलयन को, हैलोजन है, हैलोजन का हम परीक्षण करते हैं, तो हैलोजन के परीक्षण से पूर्व सोडियम निष्कर्ष विलयन को, जो सोडियम निष्कर्ष विलयन होता है खाली स्थान के साथ गर्म किया जाता है। तो किसके साथ गर्म किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका 14वां है, ठीक है, उसको किसके साथ गर्म किया जाता है, HNO3 के साथ, HNO3, ठीक है। तो हैलोजन के परीक्षण से पूर्व सोडियम निष्कर्ष विलयन को HNO3 के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। लेसैग्ने परीक्षण में नीला या हरा रंग खाली स्थान बनने के कारण होता है, तो ये चीज़ भी हम पहले देख चुके हैं, ये चीज़ भी हम पहले देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं, इसका आंसर हमारा क्या था, FE, हमारा क्या था इसका आंसर, FE4 बड़ा ब्रैकेट FE और ये आपका CN का होल 6 और बड़े ब्रैकेट में इथराइल। तो इसका नाम क्या है सर, तो इसका है नाम, इसका नाम है हेक्सासाइनो, नहीं मतलब आयरन हेक्सासाइनोफेरम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एक सेकेंड, इसका नाम है आयरन हेक्सासाइनोफेरम, हेक्सासाइनोफेरम,
फेरन। आयरन हेक्सासाइनो इसका फेरम नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा अगला ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, हाँ अगले ऑब्जेक्ट है हमारा सोडियम निष्कर्ष में FeCl3 विलयन मिलाने पर, जो सोडियम निष्कर्ष होता है उसमें FeCl3 का जो विलयन है यदि इसको मिला दिया जाता है तो आपको क्या लाल रंग देता है। ये कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है, ठीक है ना। चलो अगला ऑब्जेक्ट है हमारा कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैलोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैलोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं, उसे किस में बदल कर? तो उसे सिल्वर हैलाइड में, मतलब AgX, ये आपका सिल्वर, X आपका हैलाइड, तो उसे सिल्वर हैलाइड में बदल कर देते हैं, ठीक है। तो AgX हो गया, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं अब, ठीक है दोस्तों। हमारी सही जोड़ियां हैं और सही जोड़ियों में हमारी पहली सही जोड़ी है, क्या है? पहली हमारी सही जोड़ी है, एक सेकंड, पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कैसा होता है? अस्थायी होता है, तो आप इस पे लगा देना। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। अब यहाँ लैक्टिक अम्ल हमें नहीं पता, इसको अभी फिलहाल में छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरणिक प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव कैसा होता है भाई? स्थायी होता है, तो आपका ये हो गया तीसरा। अब पाईबंद, तो पाईबंद किस में होगा? C2H4 में होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा। अब नेक्स्ट है स्थानीकरण, मतलब स्थानांतरण। तो स्थानीकरण मतलब स्थानांतरण, तो देखो उसमें जो एकांक इलेक्ट्रॉन योग में रिंग के चारों ओर घूमता है, तो वो किस में घूमता है? स्थानीकरण में। स्थानांतरण अनुनाद में घूमता है, तो ये आपका पांचवा हो गया। तो आपका लैक्टिक अम्ल क्या हो जाएगा? आपका असम्मित हो जाएगा, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। और भी हम सही जोड़ियों को देख लें। नेक्स्ट हमारी और भी सही जोड़ियां हैं जिनमें विधियों के बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा। जैसे आपकी पहली विधि है आपकी लीविंग विधि। कौन सी विधि? लीविंग विधि। तो लीविंग विधि किस में यूज़ की जाती है? तो कार्बन और हाइड्रोजन ज्ञात करने के लिए लीविंग विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका पहला हो गया। नेक्स्ट है जेल्डॉल विधि। तो जेल्डॉल विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भाई जेल्डॉल विधि का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन के परीक्षण में, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरियस विधि। तो कैरियस विधि का परीक्षण कहाँ किया जाता है? तो हैलोजन के आकलन में, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है मैसेंजर विधि। अब ये मैसेंजर विधि है तो इसका गंधक के आकलन में किया जाता है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। और विक्टर मेयर विधि कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पूरा लिख लेना, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, तो ये आपका पांचवा हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे ये आपके चैप्टर नंबर जो 12 था, इस 12 के हमने ऑब्जेक्ट कंप्लीट किए। बस इतने ऑब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, मतलब अगले चैप्टर के ऑब्जेक्ट पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। चलो ओके। हमारा दोस्तों अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के ऑब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इसने बोला है मैथेन में, इसने बोला मैथेन में मतलब CH4 में, है ना। इसने बोला मैथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है वो कितना होता है। तो आप देखो पहले संकरण निकालना पड़ेगा। तो शॉर्ट ट्रिक से अगर संकरण निकालें तो इसमें होता है sp3 संकरण, और sp3 संकरण के लिए बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ से 109 डिग्री 28 मिनट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब यहाँ बोला है कार्बन और यहाँ पर 3 बॉन्ड लगे हैं, इसमें कौन सा बंध? तो आप ये जानते हो बेसिकली कार्बन में डबल बॉन्ड, जब 3 बॉन्ड होते हैं तो 3 बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है, जानते हो ना। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2 पाई 1 सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है। तो आप यहाँ बता सकते हो 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा कितने? 1 पाई। तो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 पाई, ये सही है, ठीक है। सॉरी हाँ 2 पाई 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 पाई, यही है ना आंसर इसका, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है एथीन में, जो आपका बोला है ना एथीन बोला इसने, एथीन इसने क्या है बोला है? एथीन बोला है। अब एथीन क्या होता है? तो भाई एथीन होता है हमारा C2H4, एथीन ये होता है ना C2H4। तो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हमें वो बताना है, ठीक है। तो वहाँ पर समझेंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। एथीन, ठीक है, तो C2H4, तो C, ठीक है। यहाँ पर एथीन बोला है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना, और ये C, H कितने हैं? 4, 1 2 1 2, ठीक है ना। H H H H। अब देखो यहाँ पर, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, और ये डबल बॉन्ड है तो ये पाई और 1 सिग्मा, ठीक है। तो आप देखो कितने सिग्मा? तो 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 पाई, तो 5 सिग्मा और 1 पाई कहाँ है? ये है। तो ये 5 सिग्मा और 1 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे
और अगले ऑब्जेक्ट पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा अगला ऑब्जेक्ट है किसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक है। यहाँ पर ये कुछ यौगिक दिए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो जो आपका एसिटिलीन है, C2H4 एसिटिलीन का सूत्र है, तो जो एसिटिलीन है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो एसिटिलीन जो है ना हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, इसमें ज्यामितीय समावयवता कौन प्रदर्शित करता है। ज्यामितीय समावयवता, यहाँ पर ये त्रिविमीय समावयवता होती है, ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। ज्यामितीय समावयवता कौन सी समावयवता है, त्रिविमीय समावयवता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर, एक सेकंड, सही आंसर है वो है ब्यूट-2-ईन जो है ना ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता मतलब संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। अब संरचनात्मक समावयवता, तो ये संरचनात्मक समावयवता ब्यूट-2-ईन प्रदर्शित करेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कार्बन ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। अब 2-ईन है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है ना, कभी यहाँ लगा सकते हैं, कभी यहाँ लगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ जो है ना डबल बॉन्ड लगा सकते हो। वैसे 2-ईन है तो आप डबल बॉन्ड, आप क्या पहले तो आप कहाँ लगा सकते हो डबल बॉन्ड, एक यहाँ लगा सकते हो पहली कंडीशन में, और हाँ यहाँ नहीं लगा सकते भाई, यहाँ नहीं लगा सकते। आप डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सीधी सी बात ब्यूटीन है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले ऑब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। बेंजीन में कार्बन द्वारा उपयोग में लाई गई संक्रमित ऑर्बिटल कक्षक होती हैं। तो बेंजीन में कार्बन द्वारा उपयोग में लाई गई प्राक संक्रमित ऑर्बिटल कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो है ना इसने थोड़ा सा अजीब टाइप से क्वेश्चन पूछा है। इसने बोला बेंजीन में, इसने कहा है कि जो अगर बेंजीन है, अगर बेंजीन में कोई समूह जुड़ा है, एक सेकंड मैं इसको पूरे ही हटा दे रहा हूँ। इसने बोला है ये आपके पास क्या है बेंजीन, अगर बेंजीन में आपका कोई समूह जुड़ा है तो यहाँ पर जो कार्बन है उसमें कौन सा संकरण होगा। तो जब बेंजीन में कोई समूह जुड़ा होता है तो यहाँ से जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड में होता है, कितने बॉन्ड में, 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड में कौन संकरण होता है sp, तो यहाँ पर sp स्कोर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये आपको कोई यौगिक दिया है, ये 7वां यौगिक आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कार्बन एक आबंध, एक आबंध, कार्बन कार्बन एक आबंध के कार्बन परमाणु का संकरण, मतलब यहाँ पर एक आबंध वाला कौन है, एक ये है और एक, इन दोनों के मध्य, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ ये आपका ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इनके बाद है ना हमें संकरण बताना है। तो आप देख पा रहे होगे भाई, है ना, यहाँ का ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है ना, एक कार्बन जो है इसमें, ये वाला कार्बन जो है इसमें कितने बॉन्ड है, इसके चारों ओर 4। अब 4 हैं तो कौन सा संकरण होगा भाई, sp3 होगा। अब इस वाले कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड हैं, 2 इधर हैं और 1 इधर है, 3, तो कौन सा संकरण होगा, sp2 होगा। तो यहाँ पर sp3 और यहाँ पर sp2, तो sp3 और sp2 आपका जो है ना संकरण होगा, ठीक है ना। sp3 और sp2 आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो sp3 और sp2 हम देखें तो यहाँ दिख रहे हैं, तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, और अगला हमारा क्वेश्चन, एक सेकंड, क्या बोल रहा है, ब्यूट-1-ईन में सिग्मा बंधों की संख्या है। यहाँ पर इसने बोला है ब्यूट-1-ईन में सिग्मा जो बंध हैं इनकी संख्या आपको बताना है, तो ब्यूट-1-ईन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ब्यूट-1-ईन बनाएंगे। यहाँ पर कार्बन है 4, ब्यूट है ना तो 4 कार्बन होंगे, 1 पे ईन है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, और यहाँ पर हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 होंगे, एक इधर और एक इधर, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाने से ये बैलेंस हो गए, ठीक है। यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे, H H यहाँ। अब गिनो सिग्मा बन, तो एक यहाँ, एक 2 यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ एक पाई और एक सिग्मा, और यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं भाई, 11 हैं, कितने हैं भाई, 11 हैं। 11 सिग्मा बॉन्ड है, तो आप ऐसा बना के देख लेना, तो इसमें आंसर आपका 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें।
आगे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं, ठीक है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है केरोसिन तेल। केरोसिन तेल खाली स्थान का मिश्रण है, तो केरोसिन तेल जो है ना वो एल्केन का मिश्रण है, तो यहाँ पर एल्केन जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, खाली स्थान में कार्बन कार्बन बंध लंबाई न्यूनतम होती है। किस में कार्बन कार्बन के बंध जो लंबाई होती है वो न्यूनतम होती है, तो एथाइन में होती है, ठीक है। एथाइन, एथाइन आप जानते हो, एथाइन आपका क्या होता है, एथाइन होता है आपका C2H2, मतलब जो एसिटिलीन होता है वो, ठीक है। तो एथाइन में, एसिटिलीन में सबसे जो है ना न्यूनतम होती है, एथाइन लिख लेना आप, एथाइन इसमें, ठीक है। प्रोपीन तथा प्रोपाइन में विभेद करने के लिए, ठीक है, बेयर अभिकर्मक यहाँ पर लिख लेना बेयर, ठीक है। और प्रोपीन तथा प्रोपाइन में जो विभेद मतलब पहचान करने के लिए बेयर अभिकर्मक प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थायी संरूपी, खाली स्थान रूप होता है। सर्वाधिक स्थायी संरूपी कौन है भाई, तो आपका सांतरित है। कौन सा है, सांतरित, तो यहाँ पर लिख देना सांतरित, सांतरित लिख देना, ठीक है ना। चलो, विपक्ष समावयवी समरूप समावयवी से खाली स्थान स्थायी होता है, ठीक है। तो जो विपक्ष समावयवी होता है समरूप समावयवी से आपका क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, ठीक है, अधिक, यहाँ पर आप अधिक डाल लेना, ठीक है, अधिक, ठीक है। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ रहीं, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे सॉरी ये रिक्त स्थान हुए थे। आगे हम दोस्तों बात करेंगे सही जोड़ियों पर। तो सही जोड़ियों पे हम बात करेंगे तो सही जोड़ी नंबर हमारी 1 है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाने की विधि, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है ना बनाने की विधि है, इसे हम क्या कहते हैं, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाने की विधि है वो हमारी कॉल्बे विधि है, ठीक है, कॉल्बे अभिक्रिया। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। मैथेन नहीं बनाता, तो मैथेन क्या नहीं बनाता, तो मैथेन क्या नहीं बनाता भाई, मैथेन बुर्स अभिक्रिया नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो एसिटिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, एसिटिलीन, सॉरी एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से, एल्यूमिनियम जो कार्बाइड है इसकी जल से क्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त होता है, तो आपको मैथेन प्राप्त होती है, ठीक है। आप क्रिया करा के देख लेना। बेंजीन में नाइट्रीकरण, अब बेंजीन का यदि नाइट्रीकरण करें तो क्या प्राप्त हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 4th रह जाएगा, ठीक है। 5th, बेंजीन अणु में प्रत्येक कार्बन में पाया जाता है, जो बेंजीन अणु है उसमें प्रत्येक कार्बन में क्या पाया जाता है, sp2 संकरण। तो यहाँ से आपका ये 5वां हो जाएगा और बचा जो है वो आपका 6वां हो जाएगा, ठीक है। हकल का नियम, एरोमेटिकता, हकल का नियम क्या है, एरोमेटिकता के बारे में बताता है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन, एरोमेटिक का मतलब क्या है, बेंजीन होता है, कोई अलग नहीं होता। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 6वां हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 थे, इनके ऑब्जेक्ट हुए। आई होप आप सबको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से दिल से वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।